मैं बहुत अधिक गोरी और भरे बदन की बहुत खूबसूरत लड़की थी। मैंने अभी उम्र के 21-22 साल में ही कदम रखा था। जो भी मुझे देखता बस देखता ही रह जाता। मेरे घर वालों ने मेरी शादी जल्दबाजी में एक ऐसे लड़के से करवा दी जिसकी उम्र मुझसे 18 साल अधिक थी। देखने में मेरे पति काफी लंबे चौड़े थे, पर उनके सर पर बाल भी कम ही थे। साथ ही उनका बर्ताव भी मेरे साथ ठीक नहीं था। सुहागरात में भी पति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं खून से लथपथ थी, पर मेरे पति ने मुझे एक बार भी पलट कर नहीं देखा। सीधे कमरे से बाहर चले गए। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब मेरी बड़ी बहन को देखने वाले आए थे और मैं स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। मेरी दीदी की शादी फिक्स हो चुकी थी क्योंकि लड़के वालों ने मेरी दीदी को पसंद कर लिया था। मैं और मेरे घर वाले बहुत खुश थे क्योंकि ये शादी हमारे घर की पहली शादी थी। सभी लोग खुशी-खुशी शादी की तैयारियों में लगे थे। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। कुछ रस्मों को पूरा करने के बाद दूल्हा मंडप में पहुंच गया। लड़के वाले कहने लगे, दुल्हन को बुला लीजिए। मैं और मेरी माँ दीदी को बुलाने ऊपर वाले कमरे पर पहुंच गए। कमरे को खोलकर देखा तो हमारे होश उड़ गए क्योंकि मेरी दीदी कमरे में नहीं थी, पर बिस्तर के बीचा बीच एक चिट्ठी दिखाई दे रही थी। चिट्ठी को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, मेरे प्रिय पिताजी और माताजी, मुझे माफ़ कर देना। मैं यह शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी के साथ भाग कर जा रही हूँ। इसलिए पिताजी, मुझे खोजने की कोशिश मत करना। अब मैं यहाँ लौटकर नहीं आऊँगी। इतना सुनते ही पिताजी बिना कुछ बोले वहीं बैठ गए और अपना सर पकड़कर धीरे धीरे सिसकने लगे। मैं और मेरी माँ भी वहीं बैठ गए। मुझे पकड़कर पिताजी बिलखते हुए कहने लगे, अब क्या होगा? पूरे जमाने में हम जलील हो जाएंगे। बारात भी आ चुकी है। लड़के वालों से अब क्या कहूँगा मैं? सभी लोग थोड़ी देर बैठकर सोचने लगते हैं। तभी मेरी माँ कहती हैं, इज्जत बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है। उम्मीद भरी नज़रों से माँ मेरी तरफ देखती हैं और दोनों हाथ जोड़कर मुझसे कहती हैं, बेटा, दुल्हन की जगह तुम बैठ जाओ। हम सबकी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। इतना सुनते ही मेरा बदन थर-थर कांपने लगता है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं क्या करूं, पर माँ को ना कहने की हिम्मत भी अब मुझ में नहीं बची थी क्योंकि मेरे माता पिताजी की इज्जत अब मेरे ही हाथों में थी। जल्दी ही मैं दुल्हन के कपड़े पहनकर मंडप में बैठ गई। शादी होने के बाद मैं ससुराल आ गई थी। घूंघट ओढ़कर कमरे में बैठे बैठे बस यही सोच रही थी, शादी तो मैंने कर ली, पर जब दूल्हा को पता लगेगा तो क्या होगा। धीरे धीरे रात होने लगी। दूल्हा कमरे में आता है और मेरा घूंघट उतारते ही चौंक जाता है और कहने लगता है, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम तो उसकी छोटी बहन हो। तभी मैं उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेती हूँ और सारी सच्चाई उसे बता देती हूँ। इतना सुनते ही वह भड़क जाता है और मेरे मुंह पर कसकर 2-3 थप्पड़ जमा देता है। मैं वहीं गिर जाती हूँ। मेरी नाक से खून बहने लगता है, पर मेरा पति मुझे एक बार भी पलटकर नहीं देखता। चिल्लाते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। आखिर मेरे हाथ में था भी तो क्या? बस पूरी रात रोती रही। शिकायत भी किसे करती? गलती तो अपनी ही थी। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा, पर मेरे पति ने मुझे नहीं अपनाया। इसी वजह से आज तक हमें कोई संतान नहीं हुई। मेरे पति घर से बहुत अमीर थे। हम लोगों के पास सब कुछ था, पर सुकून के नाम पर कुछ नहीं। जब मैं अपने पति के साथ घर से बाहर जाती थी तो लोग मुझे उनकी बेटी कहकर खूब चिढ़ाते थे, जिससे मेरे पति ने मुझे अपने साथ ले जाना ही छोड़ दिया। एक दिन मैं अपने घर के सामने से गुजर रही थी। एक लड़का मुझे घूरे जा रहा था। मैंने भी ध्यान से उसकी तरफ देखा तो पता चला वह कोई और नहीं बल्कि मेरी ही क्लास का एक लड़का था
जिसके साथ बैठकर मैं कभी कभी बात भी किया करती थी, उसका नाम संजू था। सदा ही मेरे पति से मेरी लड़ाई होती रहती थी। आसपास के सभी लोग हमारी खिल्लियां उड़ाते थे। केवल एक ही इंसान था, संजू, जो मेरे दुख को समझता था। एक दिन की बात है, मैं और संजू घर के बाहर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी अचानक मेरे पति वहां आ जाते हैं। मेरे पति आते ही मुझे कई तमाचे जड़ देते हैं। मैं हाथ जोड़कर उनसे कहती हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। पर मेरे पति ने मेरी एक नहीं सुनी। जोर जोर से चिल्लाते हुए मेरे बाल पकड़कर मुझे ऊपर वाले कमरे में ले जाने लगे। तभी उनका पैर फिसल जाता है और सीधे जमीन पर गिर जाते हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर मैं क्या करूं? मुझे लगा कोई और तो मेरी मदद करेगा नहीं, केवल संजू ही मेरी सहायता कर सकता है। जल्दी ही संजू और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पति का बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और साथ ही इनकी याददाश्त भी कम हो गई है। बस ऊपर वाले से प्रार्थना करो तुम्हारे पति ठीक हो जाएं। दोनों ने मिलकर दिन रात उनकी सेवा की। कुछ दिनों के बाद मेरे पति को होश आ जाता है। डॉक्टर मेरे पति को सब कुछ बता देते हैं, जिससे मेरे पति को एहसास होता है कि मेरे पास इतनी धन दौलत है, पर किस काम की। आज किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। अंत समय में मेरे साथ केवल मेरी पत्नी और संजू ही हैं। मेरे पति ने मुझे और संजू को अपने पास बुलाया और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं तुम्हें कभी भी समझ नहीं पाया। मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। ये लो बक्से की चाबी, अपने पास रखो। तुम और संजू शादी कर लेना और मेरी दुआ है हमेशा खुश रहो। इतना कहते ही मेरे पति इस दुनिया से चले जाते हैं। हम दोनों लोग बहुत रोए और अंतिम विदाई देकर घर चले आए। घर आते ही हमने बक्सा खोला। उसमें इतनी दौलत रखी थी कि हमारी पूरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। मैंने संजू से शादी कर ली। आज हमारे पास एक बच्चा भी है और हम दोनों का जीवन खुशियों से भरा है। दोस्तों, जीवन में सुख दुख का आना और फिर चले जाना बेशक हमारे हाथ में नहीं है। यदि आप भारी दुख से गुजर रहे हैं तो संयम रखें, जल्दी ही आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।